भ्रष्ट व्यवस्था और अवैध धंधों से जुड़े लोग यह मान बैठे थे कि उनके गुनाहों पर सदा के लिए पर्दा पड़ चुका है। लाइसेंस रैकेट का इस व्यापारी के साथ मामला ब्लैकमेलिंग का था या फिर एक भ्रष्ट व्यवस्था से जुड़े उन लोगों का? पब्लिक है ये, जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक। गलती आपकी नहीं है थानेदार साहब, गलती तो उन दो साधु भाइयों की है जो एक बड़े अखबार में काम करते हुए इतने मगरूर हो चले हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो छाप देंगे वही सच में तब्दील हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। अभी जो आपने झलकियां देखी वो झलकियां ये बताती हैं कि सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल प्रमाणों के साथ खोलने के लिए कुछ पत्रकार तमाम खतरे उठाते हुए अपने काम में लगे रहते हैं ताकि सिस्टम में बैठे शासन के उच्चाधिकारियों को इसकी जानकारी मिलती रहे और वो व्यवस्था में सुधार करने के लिए भ्रष्टाचारियों को दंडित कर व्यवस्था में सुधार ला सके। खुफिया कैमरे से खुले विभागीय भ्रष्टाचार की ऐसी ही एक कहानी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसका संबंध योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर से है। लगभग एक सप्ताह पहले अखबारों में छपी एक खबर और एक पत्रकार पर साजिश के तहत दर्ज किए गए एक फर्जी मुकदमे के बाद भ्रष्ट व्यवस्था और अवैध धंधों से जुड़े लोग यह मान बैठे थे कि उनके गुनाहों पर सदा के लिए पर्दा पड़ चुका है। इस संबंध में अखबारों में छपी बेसिर पैर की खबर यह बताने में नाकाम रही है कि आखिर असल माजरा क्या था। अखबारों के पास इस मामले में कोई सबूत भले न रहा हो, लेकिन आज हम जो दिखाने जा रहे हैं उसमें बगैर सबूतों के कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा। वह वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे जिसके बारे में यह र्यूमर फैलाया जा रहा था कि इस वीडियो के जरिए एक व्यापारी को ब्लैकमेल किया जा रहा था। इस वीडियो में जब व्यापारी कहीं है ही नहीं तो व्यापारी फिर डर क्यों रहा था? आखिर क्या कनेक्शन है ड्रग डिपार्टमेंट और ड्रग लाइसेंस रैकेट का इस व्यापारी के साथ? मामला ब्लैकमेलिंग का था या फिर एक भ्रष्ट व्यवस्था से जुड़े उन लोगों का जो इस खबर को प्रसारित होने से रोकना चाहते थे? आगे कुछ भी दिखाने से पहले हम उन खलिहर खुराफाती और र्यूमर फैलाने वाले कारकों से यह बताना चाहते हैं कि हम इस लाइसेंस रैकेट और भ्रष्ट व्यवस्था की पोल खोलने के लिए जिस स्टिंग ऑपरेशन को पूरा करने में पिछले 20-25 दिनों से लगे हुए थे उसकी जानकारी हमारे संस्थान को भी थी और इस गोरखपुर जिले गोरखपुर मंडल के मंडलायुक्त महोदय को भी। इसलिए आज भी इस स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े सभी प्रमाण हमारे संस्थान और मंडलायुक्त महोदय गोरखपुर के पास ही है। यह खेल ब्लैकमेलिंग का नहीं बल्कि यह खेल चोर की दाढ़ी में तिनके का था। चोर, दाढ़ी और तिनके की जुगलबंदी समझने के लिए पहले इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो के साथ जोड़े गए इस कॉल रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनिए। उसके बाद फिर आपको आगे ले चलते हैं। हेलो, हाँ नमस्ते, पहचान रहे हैं? बताइए। अरे वही जो अभी बना नहीं था उधर, अभी जो डीएलओ बना था रिटेल वाला, हाँ का। अरे हाँ। तो बोले थे कि वो पूछना था एक जने का है, वो क्या बोलते हैं, होलसेल है और वो है रिटेल, लेकिन जो है उनके पास फार्मासिस्ट नहीं है। तो फार्मासिस्ट वाला उस दिन आप बताए थे अलग से 65,000 लग जाएगा, और लेकिन होलसेल वाला नहीं बताए थे पूरा खर्चा कितना लगेगा। वही इतना फार्मासिस्ट का लगता है, 5 और जोड़ लीजिएगा उसमें। होलसेल वाला 70 हो गया और रिटेल में अगर फार्मासिस्ट ना हो तो 60 वो 30 वो 90। वही 10 दिन में मिल जाएगा ना? हाँ मिल जाएगा। ठीक है भैया, एक बात और सुनिए। हेलो, हाँ। अरे वो जो आए थे हमारे साथ वो कह रहे थे कि आप तिवारी जी के लड़के हैं क्या? जी मोहन तिवारी जी के? जी। अच्छा, हम नहीं पहचान रहे थे इसमें। नहीं भैया, लड़के हैं। ठीक। अभी जो आपने आवाज सुनी वह आवाज सिर्फ आपको यह बताने और समझाने के लिए सुनाई गई थी कि गोरखपुर के भालोटिया मार्केट में गोरखपुर ड्रग विभाग का एक ऐसा ऑफिस भी है जहां लाखों का अवैध लेन देन चुटकियों में निपटाया जाता है।
यदि आप ड्रग लाइसेंस बनवाने के लिए ड्रग ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। भलोटिया मार्केट के इस ऑफिस में आइए। यहाँ क्या शेर और क्या बकरी, यहाँ क्या सेठ और क्या भिखारी, यहाँ सब एक ही घाट पर पानी पीते हैं। यदि आपके पास फार्मासिस्ट है तो आपका लाइसेंस 30,000 रुपए में बन जाएगा। यदि आपके पास फार्मासिस्ट नहीं है तो 65,000 का इंतजाम और करिए, फार्मासिस्ट भी हाजिर मिलेगा। और यदि होलसेल का लाइसेंस बनवाना हो तो 1 लाख रुपए का इंतजाम करिए और घर जाकर सो जाइए। 10 से 12 दिन में आपका लाइसेंस आपको मिल जाएगा। आपका रिटेल है ना? हाँ रिटेल है, होलसेल नहीं है। ये 20 है, 5 है फिर उस पर चढ़ा देना। हाँ रिटेल वाले संदीप मनोज सिंह बता रहे हैं कि 5 दे चुके हैं। 5 तो ऑनलाइन चालान कर दी। इसे हो गए। हाँ अब आपकी जिम्मेदारी अब करा दीजिए। हो जाएगा। 10-15 दिन टाइम लगेगा यही ना? 10 दिन मैक्सिमम। 10 कुमार सिंह गिन लीजिए। अरे भाई मान लीजिए ठीक है चलें। जानकार बताते हैं कि ड्रग डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा कोई भी कर्मचारी या अधिकारी तथा इनके ब्लड रिलेशन से जुड़ा कोई अन्य व्यक्ति भी दवा की दुकान नहीं खोल सकता। लेकिन हमारे हिडन कैमरे में कैद जो शख्स लाइसेंस की एवज में पैसे लेता दिखाई दे रहा है, उस शख्स के पिता का नाम मोहन तिवारी है। मोहन तिवारी वास्तविकता में तो गोरखपुर ड्रग डिपार्टमेंट के अनुसेवक पद पर तैनात हैं, लेकिन इनका रुतबा, इनकी हैसियत किसी अधिकारी से कम नहीं है। ड्रग लाइसेंस की प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने के उद्देश्य से जिस व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, आज उस व्यवस्था की रोज बलि चढ़ाई जा रही है। 30,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक में ड्रग लाइसेंस बनाए और बांटे जा रहे हैं। जब ड्रग इंस्पेक्टर का पासवर्ड तक इन लोगों के पास मौजूद है तो फिर सोचिए कि भ्रष्टाचार के कीचड़ से उपजा हुआ यह धन किन किन लोगों के बीच बट रहा होगा। धन गोरा हो या काला हो, जब उसका जो पैसे वाला हो, घपले से मिले या रिश्वत से, बनता है मुकद्दर दौलत से। सच्चा है यहाँ कंगाल तो बेईमान है माला माल। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। ड्रग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन से लेकर लाइसेंस निर्गत किए जाने की समस्त प्रक्रिया भलोटिया के इस एपी फार्मा नामक दुकान से पूरी की जाती है, जबकि नियमानुसार यह काम बिना रिश्वत लिए ड्रग डिपार्टमेंट के कार्यालय से किया जाना चाहिए था। मोहन तिवारी गोरखपुर ड्रग डिपार्टमेंट में कार्यरत एक ऐसे अनुसेवक हैं जिनकी सिस्टम में सेटिंग और पैठ के सभी कायल हैं। कई जांचें हुई, लेकिन तमाम जांचों की प्रक्रिया को अपनी सेटिंग के बलबूते बौना साबित करते हुए मोहन तिवारी आज कई वर्षों से गोरखपुर ड्रग डिपार्टमेंट में अंगद के पांव की तरह जमे हुए हैं। हमारे हिडन कैमरे की बैटरी ने हमें धोखा दे दिया, वरना हम आपको यह भी दिखाते कि ड्रग डिपार्टमेंट की तमाम छापेमारियों को मैनेज करने के लिए लाखों की डीलिंग भी भलोटिया मार्केट के इसी एपी फार्मा पर की जाती है। क्या है अजी बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि अब यहीं से शुरू होती है।
आखिर गोरखपुर ड्रग डिपार्टमेंट के इस स्टिंग ऑपरेशन से एक दवा व्यापारी का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है क्योंकि इस दवा व्यापारी का दवा व्यापार आरटीआई एक्ट के दुरुपयोग पर निर्भर है। ड्रग डिपार्टमेंट गोरखपुर की वह वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है जिसमें यह साबित होता है कि गोरखपुर ड्रग डिपार्टमेंट में व्याप्त भ्रष्टाचार से यह दवा व्यापारी और आरटीआई कार्यकर्ता बखूबी वाकिफ था। ड्रग डिपार्टमेंट की वॉइस रिकॉर्डिंग यह बताती है कि इस आरटीआई कार्यकर्ता ने 5 से 600 आरटीआई सिर्फ गोरखपुर ड्रग डिपार्टमेंट में लगा रखे हैं। इस आरटीआई कार्यकर्ता के पास ड्रग डिपार्टमेंट की पूरी कुंडली मौजूद है, इसलिए गोरखपुर ड्रग विभाग इस आरटीआई कार्यकर्ता के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया है। ड्रग डिपार्टमेंट यह मानता है कि होलसेल दवा की दुकान घर से संचालित नहीं की जा सकती, लेकिन आरटीआई कार्यकर्ता पिछले 10 वर्षों से भी ज्यादा समय से अपने होलसेल दवा की दुकान अपने घर से नियम विरुद्ध तरीके से संचालित कर रहा है। अरे जोर न करना, अरे शोर न करना, जोर न करना, शोर न करना, अपने शहर में शांति है, पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ये जो पब्लिक है ये। पिछले 10 सालों से एक बार भी गोरखपुर ड्रग डिपार्टमेंट ने इस आरटीआई कार्यकर्ता वीरेंद्र राय के आदित्य फार्मा की जांच या सैंपलिंग नहीं की है। जब क्षेत्र के एक दवा व्यापारी ने ड्रग डिपार्टमेंट गोरखपुर को पत्र लिखकर यह शिकायत की कि वीरेंद्र राय अपनी घटिया दवाएं बेचने के लिए उन्हें मजबूर करता है, तो ड्रग डिपार्टमेंट ने वीरेंद्र राय के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उस शिकायती प्रार्थना पत्र को वीरेंद्र राय के पास ही भेज दिया। इस बात के भी प्रमाण मौजूद हैं। गोरखपुर ड्रग विभाग के तत्कालीन ड्रग इंस्पेक्टर का लिखा हुआ वह पत्र भी हमारे पास मौजूद है, जो ड्रग विभाग की मजबूरी और भय को दर्शाता है। ड्रग विभाग के तत्कालीन ड्रग इंस्पेक्टर की लिखित रिपोर्ट यही बताती है कि दवा व्यापारी और आरटीआई कार्यकर्ता वीरेंद्र राय के क्रियाकलाप और मंशा संदिग्ध रही है, और इसी डर की वजह से आज तक गोरखपुर ड्रग विभाग ने पिछले 10 सालों से वीरेंद्र राय के फर्म और दवाइयों की जांच पड़ताल नहीं की है। ड्रग इंस्पेक्टर के अलावा अब एक सरकारी अधिकारी की यह कॉल रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिए, जो यह बता रहे हैं कि अवैध सेंटरों पर छापेमारी के दौरान यह आरटीआई कार्यकर्ता वीरेंद्र राय हर उन सेंटरों पर जाकर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का प्रयास करता है जहां इसकी दवाइयां बेची जाती हैं। आरटीआई की धौंस जमाकर लोगों को दवाई बेचने पर मजबूर करने वाले वीरेंद्र राय के विषय में सरकारी अधिकारी क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। तो आजकल जो है वही जो परेशान कर रहा था ना आप लोग को। हाँ, उसके तो आप पीछे पड़ गए, वो हमने देखा वीरेंद्र राय। हाँ, तो जो परेशान कर रहा देखे आए दिन उसके पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि बहुत इधर एक एडमिनिस्ट्रेशन की मैडम थी, वो भी जिलाधिकारी को लिख के दी हैं कि ये जब छापा डालने जाओ तो डिस्टर्ब करता है। वीरेंद्र राय ना? हाँ 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 हाँ, उसका यही काम ही है कि आप जाएंगे छापा डालने तो वो आपको धमकी देगा कि आरटीआई डाल देंगे आपके ऊपर, आपका एक आटो कहीं से कुंडली निकाल लेगा, उसको आउट कर देगा, यही करता है, उसका धंधा है। हम वही सब कई लोग से जब हो गया तो हमने कहा कि अब ये बहुत ज्यादा नहीं, वो तो आपको पहले ही एकदम सबसे पहले हम बताए थे। अच्छा, मैडम वहाँ पे है ना सरकारी में, वहाँ पे कि आप हैं? हम हैं, हम। अच्छा, आप हैं। अच्छा, आप ही के चेकिंग के दौरान किया था ना ये ऐसे? हाँ, हमने कहीं छापा डाला था तो उसके बाद वो पहले मुझे फोन करके ये आरटीआई मैंने डाला है, वो आरटीआई डाला है, इनका डिटेल आप मुझे दीजिए, वो करिए। तो मैंने आपको नहीं बताया था? हाँ, फोन पे ही आरटीआई का डिटेल मांगेंगे हैं? हाँ, फोन पे आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, हम डायरेक्ट डीएम साहब से बात हो रही है आपकी। हाँ, ये अब जो है डीएम साहब को दिखाया जाएगा, इस तरह की बातें कर रहा था। चलिए, अब इनका जो है अब ब्लैकमेलिंग का नहीं तो सर ठीक है सर। और स्वस्थ हैं? हाँ, स्वस्थ हैं सब। इतने से भी मन न भरा हो तो जिले के तत्कालीन डीएम साहब के छापेमारी टीम की महिला अधिकारी का यह पत्र भी पढ़ लीजिए। यह पत्र इस बात का प्रमाण है कि आरटीआई कार्यकर्ता वीरेंद्र राय छापेमारी के दौरान सरकारी काम में बाधा पहुंचाता है और अभद्रता से पेश आता है। तत्कालीन डीएम साहब का यह आदेश, ड्रग इंस्पेक्टर का पत्र, छोटे दवा व्यापारियों की शिकायत
और एक महिला तथा पुरुष अधिकारी के पत्र और बयान यही दर्शा रहे हैं कि आरटीआई की आड़ में अधिकारियों से लेकर आम दुकानदारों को अपनी दवाई बेचने के लिए मजबूर करने का घटिया और ब्लैकमेलिंग वाला धंधा आरटीआई कार्यकर्ता वीरेंद्र राय द्वारा कई सालों से किया जा रहा है। वीरेंद्र राय के फर्म की जांच करने के लिए हमारे ही प्रार्थना पत्र पर एक विशेष टीम गठित करने का शासनादेश आज डीएलए साहब की टेबल पर पिछले 12-13 दिनों से पड़ा है, जिसकी सूचना जैसे ही वीरेंद्र राय को हुई उसने इस छापेमारी और भ्रष्ट व्यवस्था से जुड़ी खबर पर रोक लगाने के मकसद से हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया। इतने सबूतों के बाद अब बताइए थानेदार साहब कि मुकदमा दर्ज किस पर होना चाहिए था, मुझ पर या आरटीआई कार्यकर्ता वीरेंद्र राय पर? कॉल रिकॉर्डिंग यह बताती है थानेदार साहब कि आपने इस मुकदमे को दर्ज करने से पहले अपनी सफाई और सबूत पेश करने के लिए मुझे एक दिन का भी मौका नहीं दिया। जिस सिस्टम में हत्या, लूट और बलात्कार जैसी धाराओं के प्रार्थना पत्र पर भी जांच करने के बाद कार्रवाई करने की परंपरा चली आ रही हो, उस सिस्टम में आपने बगैर जांच किए जल्दबाजी में ही बगैर प्रमाण के ब्लैकमेलिंग की धारा के तहत मुकदमा दर्ज करने की जल्दबाजी क्यों कर दी, इसका हमें पता है। गलती आपकी नहीं है थानेदार साहब, गलती तो उन दो साधु भाइयों की है जो एक बड़े अखबार में काम करते हुए इतने मगरूर हो चले हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो छाप देंगे वही सच में तब्दील हो जाएगा। सूत्र बताते हैं थानेदार साहब कि साधु भाइयों के दबाव में आनन फानन में आपने मुकदमा तो दर्ज कर दिया, लेकिन मुकदमे में पूरी तहरीर टाइप करवाना आप भूल गए। इन साधु भाइयों के पाप का घड़ा भी अब भर चुका है, जल्द फूटेगा, निश्चिंत रहिए। साथ न दे कमजोरों का ये साथी है चोरों का, बातों और दलीलों का ये है खेल वकीलों का। ये इंसाफ नहीं करता, किसी को माफ नहीं करता, माफी से हर खून है ये अंधा कानून है, ये अंधा